स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय को। क्लास है आपकी 10th, अध्याय आपका 2 है संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से लेके 1757 ईस्वी तक का जो है हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। हमने कल की क्लास में हमने तुगलक शासनकाल के विषय में पढ़ा था। आज जो रहेगा हमारा सैयद वंश रहेगा। सैयद वंश। तैमूर ने दिल्ली को जीतकर खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। खिज्र खां ने ही सैयद वंश की स्थापना की। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट रहता है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की, तो किसने की है? खिज्र खां के द्वारा जो है सैयद वंश की स्थापना की गई है। 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक शासन करने के बाद भी खिज्र खां ने न तो अभी कभी शाह की उपाधि धारण की और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। इसके बाद मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन रहा। इसने सर्व शाह की उपाधि धारण की। तो जो खिज्र खां ने तो अपनी कुछ भी किसी भी प्रकार की जो है उपाधि ली नहीं है और खिज्र खां के द्वारा ही सैयद वंश की स्थापना की गई है। इसके अलावा सैयद वंश में और जो आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, बस इसकी स्थापना का ध्यान रखना है आपको कि इसकी स्थापना सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। अगला जो हमारा वंश आता है लोधी वंश। अंतिम सैयद शासक रहे आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का शासन जो है वह त्याग दिया और बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर तुर्कों के बाद पहली बार अफगान साम्राज्य का शासन हुआ। उसने जौनपुर के मोहम्मद शाह सर्की के दिल्ली पर अधिकार करने के प्रयास को असफल कर दिया। 38 वर्ष शासन करने के बाद 1489 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका दूसरा पुत्र निजाम शाह सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर सुल्तान बनता है। तिरहुत, बिहार, बंगाल तक अपने साम्राज्य विस्तार किया। इसका न्याय प्रबंध एवं राजस्व सुधार प्रसिद्ध है। भूमि की नाप और उसके आधार पर भूमि कर नियत करने का कार्य किया। एक गज चलाया जो प्राय 30 इंच का होता था। यह गज लंबे समय तक सिकंदरी गज के नाम से चलता रहा। इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर, धौलपुर के शासकों को अधीन रखने के अभिप्राय से उसने 1506 ईस्वी में आगरा नगर का निर्माण करवाया। उसका उपनाम क्या था? गुलरू खां था। इसी उपनाम से कविता भी लिखता था। नवंबर 1517 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी आगरा में गद्दी पर बैठा। लोधी वंश में इब्राहिम लोधी को अंडरलाइन करना आप सभी, ठीक है, जो दिल्ली का शासन बनता है, जिसने लोधियों की हार हुई। लोधी और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था, ये वाला अंडरलाइन करना है आपको। लोधी वंश में जो इब्राहिम लोधी था, 1517 और 1518 में इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के मध्य युद्ध होता है, ठीक है, इसको अंडरलाइन करना है, जिसमें लोधियों की क्या होती है? हार होती है। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में सिकंदर बाबर से युद्ध में हार गया। इसको भी आपको इम्पोर्टेंट करना है। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में सिकंदर बाबर से युद्ध में हार गया। इतिहास में यह युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से आपका ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किन के मध्य हुआ था, ठीक है। बाकी का जो ऊपर दे रखा है वो इतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं है आपके, तो आपको देखना है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में किन के मध्य हुआ था? सिकंदर व बाबर के मध्य हुआ था। यह युद्ध युगांतरकारी सिद्ध हुआ और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। इस तरीके से जो है मुगल वंश की नींव जो है बाबर के द्वारा डाली जा रही है भारत में। दिल्ली का जो हम पढ़ रहे हैं, दिल्ली का शासनकाल पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है किस प्रकार से जो है वंश कितने सारे वंश आ रहे हैं उन पे शासन करने के लिए, ठीक है। अगला जो हमारा प्रशासन आता है सल्तनत कालीन प्रशासन। सल्तनत कालीन प्रशासन में सुल्तान को पढ़ेंगे हम। सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। राज्य की संपूर्ण शक्ति सुल्तान के हाथ में थी। यह पूर्णतः प्रधान न्यायाधीश, राजनीति व मजहब दोनों क्षेत्रों के अधिपति होता था। सुल्तानों से अपेक्षा की जाती थी कि वह उलेमा वर्ग की राय माने। ये सुल्तान के विषय में बात की गई है कि सुल्तान की उपाधि है ना जो धारण करते थे तुर्क शासक, ठीक है। सबसे पहला जो शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी वह महमूद गजनवी था। जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी वह पहला शासक जो था महमूद गजनवी था। सुल्तान के पास में सारी शक्तियाँ होती थी, भले वो अगर हम न्यायाधीश की शक्ति कहें, राजनीति की शक्ति कहें या मजहब, सभी का जो अधिपति होता था, क्षेत्रों का अधिपति, वो सुल्तान ही होता था, ठीक है। सुल्तानों से अपेक्षा की जाती थी कि वे उलेमा वर्ग की राय माने। यह अपेक्षा की जाती थी, वह उन पर पूरा दबाव नहीं था कि सुल्तान जो है उलेमा वर्ग की राय माने ही माने। उलेमा वर्ग जो था वह एक धार्मिक वर्ग था, ठीक है। आगे देखो, सुल्तान के विषय में हमने समझा। आगे देखो अमीर। सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का प्रभाव रहा। अमीरों के दो वर्ग थे, तुर्क और गैर तुर्क, ठीक है।
ये अमीर एक वर्ग है, यहाँ पे वो गरीब अमीर वाला अमीर नहीं है, यहाँ पर अमीर जो है एक वर्ग से रिलेटेड है। ठीक है, आप गरीब और अमीर वो रिच वाला अमीर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अमीर जो है एक वर्ग को बता रहा है। तो जो अमीर वर्ग था वो दो रूप में था, तुर्क और गैर तुर्क। ठीक है, इल्तुतमिश के काल में 40 अमीरों का समूह चहलगानी कहलाता था। इसको सब अंडरलाइन करेंगे। चहलगानी इम्पोर्टेंट रहता है आपका। इल्तुतमिश के काल में था 40 अमीरों का समूह। ठीक है, जो चहलगानी जो है वो कहलाता था। शासन की योग्यता एवं अयोग्यता के अनुसार अमीरों का दरबार में प्रभाव कम ज़्यादा होता रहा। केंद्र शासन संस्था मजलिस एक खलवत मंत्री परिषद की तरह होती थी। वजीर, अरीजे मुमलिक, दीवाने इंसा, दीवाने रियासत, इसके 4 स्तंभ थे। वजीर का कार्यालय जो था दीवाने विजारत कहलाता था। दीवाने विजारत वजीर के कार्यालय, वजीर इसे वित्त विभाग भी कहा जाता था। ठीक है, दीवाने विजारत को। मुस्तफ़ी, महालेखा परीक्षक, ये सारे जो नाम हैं, मुस्तफ़ी, खजीन, मजम आदार, ये सारे जो हैं इनके कार्यालय के नाम हैं। और इनके कार्यालय जो जैसे कि मुस्तफ़ी हैं, तो मुस्तफ़ी में क्या आएगा, महालेखा परीक्षक। खजीन में क्या आएगा, खजांची। मजम आदार में क्या आएगा, हिसाब संग्रह करता। ये सारे विभाग के नाम हैं। ठीक है, तो ये सारे जो भी विभाग के नाम हैं, इस विभाग के ये कर्मचारी होते थे। जलालुद्दीन खिलजी के दीवाने वकूफ़ व अलाउद्दीन ने दीवाने मुस्तक राज विभाग की स्थापना की थी। ये वित्त विभाग के अंतर्गत ही आते थे। मोहम्मद तुगलक ने भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु दीवाने अमीर को ही की स्थापना की। दीवाने इंसा पर शाही पत्र व्यवहार का दायित्व था। दीवाने रियासत का कार्य विदेश मंत्री की तरह होता था। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग था, ये आप अंडरलाइन करोगे। ये सारे विभागों के नाम हैं। जो धर्म विभाग था उसको सद्र उस सुदूर कहा जाता था, धर्म विभाग को। ठीक है, आगे देखो, इसमें जकात से प्राप्त धन एकत्रित होता था। जकात एक कर था, टैक्स। काजी उल कुजात न्याय, बरीद ए मुमलिक सूचना के विभाग थे। ये इन सब विभागों के नाम है। सूचना से रिलेटेड जो विभाग होता था उसको बरीद ए मुमलिक कहा जाता था। ये आप सारे क्या करोगे, जो भी नाम आते हैं विभागों के, आप कॉपी में एक साइड सारे विभाग के नाम लिखोगे और उसके आगे कौन सा विभाग है उसका नाम लिख सकते हो, ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। दरबार व राजमहल के लिए 6 कर्मचारी होते थे। वकीर ए दर, बारबक, अमीर ए हाजिब, अमीर ए शिकार, अमीर मजलिस, सर ए जहादार। सल्तनत काल सैन्य धर्म सापेक्ष राजतंत्र कहा जा सकता है। युद्ध के समय लूट के सामान को खम्स कहा जाता था। यह इम्पोर्टेंट रहता है, इसको अंडरलाइन करेंगे आप सभी। खम्स किसे कहा जाता है, युद्ध के समय जो लूट का जो सामान होता था उसको खम्स कहा जाता था। प्रांतीय शासन केंद्रीय शासन का प्रतिरूप था। प्रांतपतियों को वली या नाजिम कहा जाता था। यहाँ पर प्रांतपतियों को क्या कहा जा रहा है, वली या नाजिम। आगे देखो, प्रजापति की नियुक्ति सुल्तान द्वारा होती थी। सिख जिले का राजस्व अधिकारी होता था। अंततः 1206 ईस्वी से 1226 ईस्वी तक दिल्ली की सल्तनत काल में साम्राज्य सीमा तत्कालीन सुल्तान की सैनिक शक्ति के अनुसार घटती बढ़ती रही। आज जो हमने पढ़ा सल्तनत कालीन प्रशासन को पढ़ा। कल की जो हमारी क्लास रहेगी वह मुगल कालीन भारत को ले रहेगी। कल जो है हम यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो मुगल काल रहता है आपका इम्पोर्टेंट रहता है और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम मुगल कालीन भारत से जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।